आज हम जानेंगे कि ये कुंडली के जो 12 घर होते हैं, ये क्या दर्शाते हैं और इन्हें हम किस प्रकार देखकर कुछ बता सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि 12 घर किस तरह बनते हैं, इनके अंदर राशियाँ कैसे बैठती है, ये कहाँ से शुरू होते हैं और इनके अंदर 9 ग्रह कैसे बैठते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कुंडली के केंद्र भाव क्या होते हैं, जिन्हें घर भी कहा जाता है और भाव भी कहा जाता है। शुरुआत होती है पहले घर से। पहला घर, चौथा घर, सातवां और 10वां घर ये केंद्र भाव कहलाते हैं। इसी प्रकार पहला, पांचवा और 9वां घर त्रिकोण कहलाता है। ये 4 केंद्र और 3 त्रिकोण घर मुख्य रूप से हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव डालते हैं। ये घर जो होते हैं ये सर्वाधिक शुभ घर माने जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो 12 घर होते हैं ये हमारे शरीर के किस हिस्से को दिखाते हैं। सबसे पहले जो पहला घर होता है वो हमारे चेहरे, फेस को दिखाता है और हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है। और ये समझ लीजिए कि ये जिसकी भी कुंडली है उसका चेहरा है। और दूसरा घर जो होता है, दूसरा घर शुरू होता है उसके बाद में मुख से। मुंह का जो हिस्सा होता है जिसमें आपकी वाणी भी आती है, मुंह भी आता है। और हम ये मान सकते हैं कि दाईं आँख जो रहती है, राइट साइड की आईज, दाईं आँख, वो भी इसी में आती है। उसके बाद में तीसरा घर जो होता है, उसके बाद तीसरा घर होता है वो गले और श्वास से संबंधित होता है। श्वास की नली और गले से संबंधित होता है। चौथा घर होता है छाती और हृदय से संबंधित। उसी के जस्ट नीचे, तीसरे से नीचे आता है चौथा, जो छाती और हृदय से संबंधित होता है। पांचवा घर उसी के नीचे का हिस्सा आता है जिसमें पेट और गर्भ से संबंधित होता है। गर्भ और पेट से संबंधित जो भी विचार करना होता है वो इस घर से किया जाता है। उसके बाद छठा घर आता है जो पेट का निचला हिस्सा होता है, उससे संबंधित रोग और उनके बारे में जानकारी ली जाती है। शरीर के बारे में बात कर रहा हूँ ये अभी केवल। छठे के बाद आता है सातवां घर जो हमारे शरीर का पेट के नीचे का हिस्सा जो रहता है, जिसे जनेंद्रिय कहा जाता है। मूत्र से संबंधित जो अंग होते हैं उनके बारे में, जनेंद्रिय के बारे में यहाँ से विचार किया जाता है। उसके बाद जो आठवां घर आता है वो इसके पीछे का जो एरिया रहता है जिसे हम गुदा कहते हैं, उससे संबंधित विचार किया जाता है। उसके बाद आता है नौवां घर। नौवां घर जो हमारी जांघ का एरिया रहता है वह दिखाता है। 10वां घर होता है वो जांघ के नीचे घुटना होता है, उस घुटने के बारे में बताता है। उसके बाद 11वां घर जो रहता है, 11वां घर घुटने के नीचे जो पिंडली रहती है उस पिंडली के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में जो 12वां घर होता है, 12वां घर पिंडली के नीचे जो एड़ी वाला एरिया रहता है, बिल्कुल नीचे का एरिया, एड़ी का और पैर का जो निचला हिस्सा रहता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही यहाँ पर जो लेफ्ट आई रहती है, बाईं आँख, उसके संबंध में भी यहीं से जानकारी मिलती है। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि इन 12 घरों के रिश्ते किस तरह से होते हैं। रिश्ते में सबसे पहले हम देखें तो ये पहला घर जो होता है जिसे लग्न कहा जाता है, ये स्वयं जातक होता है, जिसकी कुंडली होती है ये उसके व्यक्तित्व से संबंधित जितनी चीज़ें होती है ये लग्न बताता है। उसके बाद चौथा घर होता है वो माँ का होता है। उसके बाद सातवां घर होता है वो पत्नी, जीवन साथी, पति या बिजनेस पार्टनर जो होते हैं उनसे संबंधित होता है। मुख्य रूप से जीवन साथी के रूप में ही इससे देखा जाता है। 10वां घर जो होता है वो पिता से संबंधित होता है, इसे पिता का घर कहा जाता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि स्वयं से 7वें होने पर जीवन साथी का घर होता है, इसी तरह माँ से 7वां घर पिता का होता है। ये इससे 7वां होता है, ये इससे 7वां होता है। ये एक प्रचलित सूत्र है, इसे आप पूरी कुंडली में कहीं पर भी लागू कर सकते हैं। जैसे हम माने कि छठा घर मामा का होता है, तो मामा की जो पत्नी होगी मामी, उनका जो उनके बारे में अगर कुछ विचार करना हुआ तो वो 12वें घर से करेंगे। लग्न से हम रंग, रूप, स्वभाव, सिर, यश के बारे में जानते हैं। द्वितीय भाव जो होता है ये धन, जो हम अर्जित धन रहता है उसके बारे में मालूम पड़ता है। कुटुंब, मुख, वाणी और दाईं आँख के बारे में जानकारी मिलती है। तृतीय जो होता है वो शक्ति, मित्र, पड़ोसी, बाह, कंधा, पराक्रम, इसे पराक्रम भाव भी कहा जाता है।
जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, जो पराक्रम करता है, उसमें कितना साहस है, उसमें कितनी शक्ति है, ये तीसरे घर से देखा जाता है। और सांस की नली के बारे में भी विचार यहीं से किया जाता है। चतुर्थ घर होता है, ये से चौथा घर कहा जाता है, सुख भाव कहा जाता है इसे। और सुख, ऐश्वर्य, भूमि, भवन, वाहन, जायदाद और अंग के बारे में बात करें तो हृदय और छाती से संबंधित होता है। रिश्ते में ये माँ और ससुर को दिखाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि चौथा घर माँ का होता है, जैसे उसी प्रकार हम देखते हैं कि ये यहाँ से चौथे गिनने पर हमारी माता जी का घर मालूम पड़ता है और 10वें पिता का मालूम पड़ता है। उसी तरह से ये हमारे जीवन साथी का होता है। यहाँ से 10वां होने पर ये ससुर का भी घर बन जाता है, क्योंकि जो पत्नी या पति का पिता होता है वो 10वां घर, यहाँ से 7, 8, 9, 10 इस तरह से गिनने पर ये ससुर का घर भी बन जाता है। 5वां घर जो होता है वो संतान से संबंधित होता है। इस पे पूर्व जन्म का भी विचार किया जाता है, संतान का भी विचार किया जाता है और शिक्षा का भी विचार किया जाता है। जातक की शिक्षा कैसी रहेगी, उसकी शिक्षा किस संबंध में रहेगी और कहाँ तक पहुँचेगी, ये चीज़ें 5वें घर से देखी जाती है। इससे पूर्व जन्म, अचानक धन, गुप्त धन, पूर्व जन्म, विद्या, शिक्षा, इष्टदेव का भी निर्धारण यहीं से होता है। अंग में पेट और गर्भ, और रिश्ते में संतान, प्रेमी और प्रेमिका के बारे में भी यहीं से जानकारी मिलती है। लव मैरिज या प्रेम विवाह जो होता है उसमें इस घर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उसके बाद आता है छठा घर। छठा घर मुख्य रूप से रोग से संबंधित देखा जाता है। इसमें बीमारी, ऋण, मुकदमा, रुकावटें, कारागार। अंग में देखा जाए तो यहाँ से आंतड़ियाँ, कमर और पेट रोग के बारे में मालूम पड़ता है। रिश्ते में यहाँ पर से मामा के बारे में देखा जाता है। जैसा मैंने अभी बताया था कि ये घर मामा का होता है और ये मामी का होता है। मामा से 7वें मामी होता है। और शत्रु जो होते हैं, शत्रु के बारे में भी यहीं से विचार किया जाता है। आपके शत्रु कैसे रहेंगे, ये घर मजबूत होने पर, यहाँ पर अच्छे क्रूर ग्रह बैठने पर ये शत्रुहंता योग होता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन इस घर से शत्रु के बारे में भी विचार किया जाता है। ये 7वां घर जीवन साथी के बारे में बताता है। आपका जीवन साथी कैसा होगा, इस घर में जो बैठे हुए ग्रह, दूसरे घरों की जो दृष्टि होती है वो, ये सब मिलाकर इस मालूम पड़ता है कि जीवन साथी कैसा होगा। इसी के साथ ये 7वां घर साझेदारी, जीवन साथी, व्यापार, अंग। अंग की बात की जाए तो शुक्राणु, काम, मूत्रेंद्री उनको प्रदर्शित करता है। ये भाव व्यापार का भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन देखकर ही कोई प्रेडिक्शन की जाती है। उसके बाद रिश्ते में देखा जाए तो पति, पत्नी और व्यापारिक साझेदार का ये 7वां घर कहलाता है। उसके बाद आता है 8वां घर, जिसे अष्टम भाव भी कहा जाता है। इससे मुख्य रूप से आयु का घर कहा जाता है। आयु, मृत्यु, मृत्यु का प्रकार, लॉटरी, अचानक धन, गुप्त विद्या, अध्यात्म, दूसरी दुनिया के बारे में विचार यहीं से किया जाता है 8वें घर से। यह इसकी अंग की बात करें तो गुदा, गुप्तेंद्री रोग, अंडकोश, ये यहाँ से देखा जाता है। शरीर के जो हिस्से रहते हैं वो ये रहते हैं। रिश्ते में देखा जाए तो यह ससुराल से संबंधित होता है। ससुराल के बारे में विचार 8वें घर से किया जाता है। उसके बाद आता है 9वां भाव, जिसे भाग्य भाव भी कहा जाता है। भाग्य, धर्म, परोपकार, योग और दान, तीर्थ और उच्च शिक्षा। 5वें घर से शिक्षा देखी जाती है और 9वें घर से उच्च शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। अंग के बारे में बात करें तो ये नितंब का जो एरिया रहता है उसे दिखाता है। रिश्ते में बात करें तो जीजा साली से संबंधित जो रहते हैं वो यहाँ से देखा जाता है। जैसा मैंने अभी बताया था कि ये जो रहते हैं हमारे भाई बहनों का घर रहता है और उन्हीं के जो 7वां घर रहता है वो जीजा साली का हो जाता है। तो ये 7वां घर जो होता है ये सूत्र हर जगह लागू होगा, ये आप मान कर चलिए। उसके बाद आता है 10वां भाव। ये कर्म और व्यापार का भाव कहलाता है। इससे हम देखते हैं कर्म, व्यापार, सरकार का भाव भी यही होता है। सम्मान जो होता है वो भी यहीं से देखा जाता है और सरकारी नौकरी के बारे में भी यहीं से विचार किया जाता है। उद्योग, पशुपालन
इसके बारे में भी यहीं से विचार किया जाता है। गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो विचार करेंगे वो भी इसी से करेंगे। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, और छठा घर जो होता है वो प्रतियोगी परीक्षाओं का भी होता है। इन तीन को मिला करके, और उसका लग्न से अगर कोई अच्छा संबंध बनता है, कोई भाग्य से संबंध बनता है, तो उसमें सरकारी नौकरी का योग देखा जाता है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी तरह बताऊंगा। यही 10वां घर अंग के रूप में घुटने को दर्शाता है। रिश्ते में पिता के बारे में बताता है और सास के बारे में बताता है। जैसा कि ये जो होता है 7वां घर होता है पत्नी या पति का। यहाँ से पत्नी या पति का अगर हमें उनका चौथा घर देखेंगे तो 1 2 3 4, ये पति या पत्नी की जो माँ होती है उनको दिखाता है। तो यहाँ से हम जो जातक होता है उसकी सास का भी घर यही कहलाएगा। यहाँ से चौथा और यहाँ से 10वां, मतलब सास का घर कहलाता है। उसके बाद आता है 11वां घर, लाभ भाव कहा जाता है। लाभ भाव हम जो भी व्यापार व्यवसाय या नौकरी जो भी करते हैं हम, उससे जो हमें लाभ होता है, हमारा जो इनकम होती है, इनकम का भाव भी कहा जाता है इसे, और लाभ का भी कहा जाता है। यहीं से देखा जाता है। कर्म व्यापार जो हम करते हैं उसका जो लाभ मिलता है वो यहीं से देखा जाता है। व्यापार से लाभ, आमदनी। और अंग की बात करें तो पिंडली, और रिश्ता जो होगा वो बहू, दामाद और बड़ा भाई। अब जैसे ये 5वां घर होता है संतान का, संतान जो भी हो उनके, मान लीजिए बेटा है तो बहू का घर ये कहलाएगा, और अगर बेटी है तो दामाद का घर ये कहलाएगा। इस तरह से जो सप्तम का जो सूत्र होता है वो हर जगह पूरी कुंडली में लागू होगा। उसके बाद आता है 12वां घर व्यय, खर्च, शैया सुख, मोक्ष, त्याग, विदेश यात्रा भी यहीं से देखी जाती है। कारागार, भोग और भ्रमण जो होता है, यात्राएं होती, छोटी और बड़ी यात्राएं, वो यहाँ से देखी जाती है। अंग में ये एड़ी और सिर का बायां हिस्सा, ये सिर है, इसका लेफ्ट हिस्सा जो बाईं आँख होती है वो भी यहीं से देखी जाती है। रिश्ते में चाचा, बुआ और मामी, जैसे ये मामा का होता है तो ये मामी का होता है, उसी तरह से ये घर चाचा, बुआ और मामी का भी कहलाता है। आज हमने देखा कि ये 12 ही जो घर होते हैं, 12 भाव होते हैं, इनका क्या कार्य होता है, इनसे हम क्या देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इन 12 घरों में बैठे हुए ग्रह क्या फल देते हैं, किस स्थान पर किस घर में बैठा हुआ ग्रह कौन सा फल देता है, किस तरह से फल देता है, अच्छा या बुरा या सम, शुभ अशुभ, जो भी फल देता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।